डियर स्टूडेंट्स, स्केलर्स ऑफ वेक्टर के इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंडर जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। आल्सो नोन एज व्हाट? वेक्टर प्रोडक्ट। पहले वीडियो में हमने क्लियर किया कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। डॉट प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं बोलिए? स्केलर प्रोडक्ट। ऑन दी अदर हैंड क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एग्जांपल्स कैसे आते हैं, ये सब हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यानी ही वेक्टर प्रोडक्ट है। सो दो में से कुछ भी कहा जाए तो एक ही है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको नॉन जीरो वेक्टर चाहिए, सिमिलरली वेक्टर प्रोडक्ट के लिए भी आपको क्या चाहिए? टू नॉन जीरो वेक्टर्स। सो इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये कौन सा वेक्टर्स है बोलिए? नॉन जीरो वेक्टर्स है। तो उनका कहना है कि ए डॉट बी, सॉरी डॉट नहीं, अब क्रॉस रहेगा ना, मस्ट बी अ थर्ड वेक्टर। वो दूसरा, देखिए ये यहां पे मैं फिर से एक बार लिख देता हूं कि ये क्रॉस है, दैट्स व्हाई द नेम क्रॉस प्रोडक्ट। उसका आंसर आता है थर्ड वेक्टर, इसलिए इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स का, नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है बोलिए? तीसरा वेक्टर आता है। अब वेक्टर है तो डेफिनेटली उसे मैग्नीट्यूड है और क्या है बोलिए? डायरेक्शन। तो अब हमें यहां पे ये देखना है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो तीसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है। तो उसका मैग्नीट्यूड वो कहते हैं, यहां पर हम कौन से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं? ए एंड बी। देयरफॉर उसका मैग्नीट्यूड रहेगा तीसरे वेक्टर का ए बी साइन ऑफ थीटा, वेयर ए इज मॉड ऑफ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड साइन थीटा, थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, और जो ये थर्ड वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है उसका क्या है बोलिए? डायरेक्शन वो हमें दो रूल के हिसाब से मिलेगा, राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल। क्या है बोलिए? राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल। वो क्या है? विल डिस्कस इट। ठीक है, और इन दोनों के हिसाब से उनका कहना है कि थर्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ए के और बी के प्लेन को वो क्या रहता है बोलिए? परपेंडिकुलर रहता है। तो जरा देखिए, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स लिए हमें फिर से यहां पर नॉन जीरो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्या? तीसरा वेक्टर। वेक्टर है तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड रहेगा, क्या रहेगा साथ में? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। डायरेक्शन कैसी है बोलिए? डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के प्लेन को। इसका मतलब ये जो सी वेक्टर है, ये मैं यहां पर ऐसा कह सकता हूं कि दिस सी वेक्टर यानी थर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड आल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? बी। ठीक है, सो जो थर्ड वेक्टर है वो ए को और बी को दोनों को क्या रहता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसे अगर मुझे एक ही इसमें लिखना है तो मैं क्या करता हूं जरा देखिए, या नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट को अगर मुझे लिखना है यहां पर तो मैं कैसे लिख सकता हूं? ए क्रॉस बी मैं लिखूंगा ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। अब देखो, आपने कहा तीसरा वेक्टर, तो वेक्टर का ये क्या हो गया?
मैग्नीट्यूड, और ये n कैप यानी ये हुआ है यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। अलोंग ए क्रॉस बी यानी यूनिट वेक्टर का खासियत क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड है 1 से अगर ए बी साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा ही, यानी मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, लेकिन यूनिट वेक्टर होने के कारण सॉरी यूनिट वेक्टर होने के कारण उसको क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया है। ठीक है, सो आप हमेशा याद रखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसा लिखा जाता है। अब जनरल में लोग, जनरल मिसकंसेप्शन क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जनरली क्या होता है कि लोग ए क्रॉस बी को सिर्फ ए बी साइन थीटा लिखते हैं, और ए क्रॉस बी को अगर आपने सिर्फ ए बी साइन थीटा लिखा तो आपने गलत लिखा, क्योंकि ए बी साइन थीटा स्केलर आ रहा है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर आता है, आपने ये स्केलर लिखा, यानी जो मेन कंसेप्ट है उसको ही आपने गलत कर दिया। ठीक है, तो यहां पर कोई एक यूनिट वेक्टर चाहिए और वो यूनिट वेक्टर ऐसे। हाँ, अगर आपको ऐसे लिखना है कि ए बी साइन थीटा, तो फिर आप ऐसे कीजिए ना, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका क्या लीजिए, मॉड, उसका क्या कर सकते हैं आप, मॉड ले सकते हैं। मॉड यानी मैग्नीट्यूड आएगा, हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है, ये सही है। हाँ, लेकिन ए क्रॉस बी को सिर्फ ए बी साइन थीटा लिखा तो वो गलत है। ये जनरल ज्यादातर लोग यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ठीक है, सो ये है क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो मुझे पॉइंट क्लियर करना है वो है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे मिलेगा वो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। चलिए देखिए, आपने कहा कि डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल। डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, थर्ड वेक्टर। तो चलो देखो, यहां पर पहले क्या कीजिए, आप राइट हैंड थंब रूल लीजिए और राइट हैंड थंब रूल, और यहां पर है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ठीक है, डायरेक्शन तो एक ही मिलेगा दोनों हिसाब से, कुछ भी लगाइए आप। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो भी वही कंसेप्ट आएगा, राइट हैंडेड स्क्रू रूल लगाएंगे तो भी। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है जरा देखिए, मैं क्या करता हूं, पहले दोनों के लिए डायग्राम एक ही जगह पे निकालता हूं। ठीक है, टू वेक्टर्स ए एंड बी, अब इनका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। आपको अगर कहना है ए क्रॉस बी तो उनका क्या कहना है, राइट हैंड थंब रूल का क्या कहना है, देखिए राइट हैंड लीजिए और ये कर्व फिंगर, ये हो गया स्ट्रेच्ड थंब। इफ दिस डायरेक्शन ऑफ कर्व फिंगर, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, कर्ल फिंगर्स denotes A to B, rotation of cross product A to B through small angle, through what, small angle। अब देखिए, इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो सर ये B to A भी आ रहा है, लेकिन B to A जब आप लेते हैं तो ये लार्जर एंगल हो रहा है। उनका क्या कहना है कि थ्रू स्मॉलर एंगल, थ्रू स्मॉलर एंगल आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्ट्रेच्ड थंब, then the stretched thumb will denotes direction of A cross B, will denote direction of what, A cross B। यानी इस बोर्ड पर अगर ये दो वेक्टर्स निकाले मैंने और ये ऐसे किया तो ये बोर्ड से बाहर आएगा A क्रॉस B। B क्रॉस A क्या रहेगा फिर बोलिए, B क्रॉस A के लिए थ्रू स्मॉल एंगल, ऐसे अगर मैं कहूं कि मैं इस तरह से आया, ये इस तरह से अगर मैं आता हूं, ये देखिए एरो इस तरह, तो वो लार्जर एंगल है, वो गलत कंसेप्ट है। आपको बी क्रॉस ए लेना है, आप ये लीजिए,
ये है स्मॉलर एंगल थ्रू और ये है लार्जर एंगल थ्रू। आपको कौन सा एंगल देखना है? स्मॉलर, तो ये सही है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो ना बी ए, तो ये अंदर की तरफ यानी -z नजर आएगा इस केस में। तो मैं यहां पर तो हम बोर्ड पर +z -z वैसे नहीं दिखाते हैं, हम क्या करते हैं, ये है a क्रॉस b और उसके एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा आता है फिर बोलिए? b क्रॉस a। इसका मतलब ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं है। देखिए ना, वेक्टर में आप कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड बदलो या फिर डायरेक्शन बदलो, वेक्टर बदल जाता है। सो डेफिनेटली ए क्रॉस बी का जो वेक्टर है वो बी क्रॉस जैसा नहीं आएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सो इसका मतलब ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट ओबे करता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे ओबे करता है? हम अगर ऐसा बोल दें कि ए डॉट बी या फिर बी डॉट ए, तो वो सही है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, एक ही आता है। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं आता। ए क्रॉस बी एग्जैक्ट इक्वल तो रहता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में क्या रहता है? अपोजिट। और इसलिए अगर ऐसे इक्वालिटी में दिखाना है तो आपको ये बोलना पड़ेगा माइनस बी क्रॉस ए। ये माइनस साइन किसके वजह से आ गया बोलिए? एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब राइट हैंडेड स्क्रू, तो वो सिंपल सी बात है कि ये अगर राइट हैंडेड स्क्रू ये कंसिडर करो, ये पेन कैप। ठीक है, अब ये राइट हैंडेड यानी राइट हैंड से अगर मैं क्लॉकवाइज करूं तो ये फिक्स हो जाएगा और ये ठीक है, ये इस तरफ ढीला हो रहा है। सिंपल सी बात। तो अगर मैं देखो ए क्रॉस बी ऐसे करता हूं तो ये बाहर आता है। तो उनका क्या कहना है कि स्क्रू अगर आपने उसी डायरेक्शन में, एक बी के डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में थ्रू स्मॉल एंगल है, ऐसे अगर ये किया तो आप देखिए कि स्क्रू किधर आएगा? बाहर की तरफ यानी ये ऊपर वाला डायरेक्शन। और अगर आपने बी क्रॉस ए आप ऐसे गए तो स्क्रू अंदर जाएगा, तो स्क्रू का जो मोशन रहेगा वो मोशन यानी ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए का क्या रहता है? डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन काफी अहमियत रखता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए या फिर प्रॉपर्टीज बोलिए, आपका मर्जी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। और जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो कौन सा है? जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया यहाँ पे। मैं दूसरा पेन कंसिडर करता या लेता हूं यहाँ पे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये क्या नहीं है बोलिए? ये सेम नहीं है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये ओबे नहीं करता है। कौन? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, अगर आपको कहना है तो आप ऐसा कह सकते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में क्या साइन रहेगा? माइनस। लेकिन यहां पर जो मैं स्टार करके लिख देता हूं, अगर उन्होंने कहा न्यूमेरिकल में, ये ट्विस्ट है थोड़ा सा, इसे याद रखिए कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, उन्होंने कह दिया कि ये किस कंडीशन में पॉसिबल है?
तो ऐसा एक ही कंडीशन है और वो है when A and B, इनका बीच का जो एंगल रहेगा वो रहेगा 180। क्या रहेगा? 180। यानी इस डायरेक्शन में अगर A वेक्टर हो और इस डायरेक्शन में B वेक्टर हो, ठीक है, तो इस केस में आप ये बोल सकते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या हो सकता है? सेम। क्योंकि आप कैसे भी जाइए, देखिए स्मॉलर एंगल तो 180 है। ये ट्विस्ट है कम्यूटेटिव केस में, पहले प्रॉपर्टी में अच्छे से याद रखिए प्लीज, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। लेकिन बाकी की जो प्रॉपर्टीज है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव, ये वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो करता है। कैसे जरा देखिए, मैं यहां पे कंसिडर करता हूं पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और उसमें मैं लिखूंगा A क्रॉस B प्लस C, ठीक है? दिस कैन बी रिटन एज A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, सिंपल। A क्रॉस B और प्लस क्या रहेगा? A क्रॉस C। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वो क्या करता है बोलिए? फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं लिखना चाहूंगा A क्रॉस B, सॉरी, क्रॉस C प्लस D, ठीक है? गर्मी है थोड़ा। इससे मैं लिखूंगा A क्रॉस C, ये सीधा सीधा x प्लस वाई A प्लस बी जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वही, सिर्फ बीच में क्रॉस लगा देना, बाकी कुछ नहीं। फिर क्या रहेगा? A D बीच में क्रॉस, प्लस B C बीच में क्रॉस, प्लस B D बीच में क्रॉस। दैट्स इट। ओके, ये तीन प्रॉपर्टी। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, इसमें ज्यादा फोकस हम स्केलर प्रोडक्ट पर करते हैं क्योंकि उस पर ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल जनरली लोगों को नहीं आते हैं, तो उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? जरा देखिए यहाँ पर प्लीज। नेक्स्ट, जो नंबर जो है 3 4, वो नंबर का नहीं सोचिए कभी भी, कंसेप्ट देखिए सब, ठीक है? जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कि पैरेलल वेक्टर्स अगर रहे, पैरेलल वेक्टर्स यानी थीटा कितना रहेगा? 0। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है बोलिए? ए बी साइन थीटा, साइन 0 कितना आएगा? 0, एंड देयरफॉर A cross B will be 0 if A is parallel to B। क्या आपको डॉट प्रोडक्ट का वो कंसेप्ट याद है? When A dot B is equal to 0, क्या कहा था हमने कि वेक्टर A and B क्या है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। और A क्रॉस B, देखिए डॉट प्रोडक्ट 0 आए, परपेंडिकुलर है वेक्टर्स, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, एंड दिस इज कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, ठीक है? पैरेलल होने के लिए ये कंडीशन है। तो आप यहां पर मुझे बोलिए, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। और देखो, अगर मैं ऐसा कहता हूं A क्रॉस A, तो वो भी क्या रहेगा? 0, क्योंकि अ वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ। एक वेक्टर खुद को ही पैरेलल रहता है या नहीं? हाँ, रहता है। तो A क्रॉस A 0 ही आएगा, क्योंकि दो पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? 0। या फिर आप ऐसे कीजिए कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो ऐसे मान लेना कि वो दो वेक्टर्स पैरेलल है। वो दो वेक्टर्स क्या है बोलिए? पैरेलल, ठीक है? अब अगर ऐसा होता है कि इफ वेक्टर A, ये कौन सा फॉर्मेट है बोलिए? दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्मेट,
This is what? A rectangular format. ठीक है. Then for is parallel to B. आपको ये कॉम्पिटेटिव का कंसेप्ट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, ये आपको अप्लाई करना पड़ता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात है. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर ऐसा कहा जाए तो वो पैरेलल तभी है, नो डाउट. क्रॉस प्रोडक्ट जब जीरो आता है तभी वो क्या रहता है, पैरेलल. लेकिन उसका भी शॉर्टकट है एक. अब हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट करके फिर देखेंगे कि वो जीरो आ रहा है क्या, उतना देखने की जरूरत नहीं. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इवन देन दैट इज पैरेलल. देखो ax by bx is equal to ay by by az by bz. I के कोएफिशिएंट, b के सॉरी j के कोएफिशिएंट एंड k के कोएफिशिएंट, इनका रेशो अगर इक्वल होगा तो डेफिनेटली a एंड b क्या होंगे, एक दूसरे को पैरेलल. ये कंसेप्ट मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करना पड़ता है. ये अगर हो तो ये आता है, ये भी याद रखिए. कैसे वी डिस्कस इट, लेकिन ये याद तो रखिए इतना कि ऐसे हो रहा है करके. ठीक, ओके. नेक्स्ट, अब आई जे के वाले देखते हैं. जैसे कि हमने देखा कि आई डॉट आई क्या रहता है, बोलिए ना. आई डॉट आई क्या रहता है, 1. एंड आई डॉट जे क्या रहता है, 0, क्योंकि आई एंड जे यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो वो क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर. दो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0. सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के. अब आप इसमें दो बातें हैं. कौन कौन सी? अगर आप सेम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं आई क्रॉस आई, या फिर जे क्रॉस जे, या फिर के क्रॉस के. नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट इज जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, व्हाट इज के यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस. तीनों भी एक दूसरे को एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है. अब यहाँ पे है आई क्रॉस आई, अ वेक्टर एंड इट्स वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट. सो डेफिनेटली वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, तो 0 रहेगा. आई को आई पैरेलल है, जे को जे पैरेलल है, के को के पैरेलल, 0. लेकिन अगर ऐसा है कि आई जे, तो ये क्या रहेगा बोलिए. आई का मॉड 1, जे का भी 1, साइन थीटा. तो यहाँ पे आई और जे के बीच में कितना है, 90. और ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए जो आई और जे को, देखिए आप हमेशा याद रखिए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके जो तीसरा वेक्टर आएगा वो थर्ड वेक्टर इन दोनों को भी परपेंडिकुलर रहता है. यानी ए को भी परपेंडिकुलर, बी को भी परपेंडिकुलर. सिमिलरली ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे जो जे को और आई को दोनों को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर. और हम जानते हैं कि वो क्या रहता है, कि. अब इसका मतलब ये है कि ये ऐसा है. अब आई क्रॉस जे यानी ए क्रॉस बी अगर सी आता है, तो आपने मुझे ये बताया कि सर अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो इट मस्ट बी माइनस के. इट मस्ट बी व्हाट, माइनस के. ठीक है. और ये परपेंडिकुलर वाले कंसेप्ट याद रखने के लिए मैं आपको दो छोटे से डायग्राम निकाल के देता हूँ. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, वो याद रखिए, इतना याद रखने की जरूरत नहीं. हाँ, पैरेलल का तो अपने आप याद रह जाएगा. देखिए डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वाले कंडीशन पर, ऑर्थोगोनैलिटी के कंडीशन पर फोकस कीजिए. एंड वेक्टर प्रोडक्ट में पैरेललिज्म पर फोकस कीजिए. किस पर फोकस कीजिए, पैरेललिज्म. चलिए जरा देखते हैं.
ठीक है, एक बार क्लॉकवाइज लेते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। अब ये कैसे करना देखिए, I क्रॉस जे, अगर मैं ऐसा करता हूं कि I क्रॉस जे तो मुझे प्लस के मिलता है, प्लस क्या मिलता है के, तो इसका मतलब ये है पॉजिटिव लेना है इस बार। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट यानी ये साइन सिर्फ उल्टे कर दो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा, I क्रॉस के तो मिलेगा आपको जे ही, लेकिन माइनस जे मिलेगा। क्या मिलेगा वो, माइनस जे। कैसे, मैं आपको लिख के देता हूं थोड़ा सा। यहां पे अगर आप ये करते हैं I क्रॉस जे, तो I जे के बाद के, क्लॉकवाइज जा रहे हैं आप तो प्लस लेना है, प्लस के सिंपल। हाँ, अब जे आई आप कैसे जा रहे हैं बोलिए, एंटी क्लॉकवाइज। सो आप अगर ये करते हैं कि जे आई एंटी क्लॉकवाइज, तो ये साइन लेना, जे आई के बाद रहा कौन, के, तो वो के ही रहेगा, लेकिन कौन सा के रहेगा, माइनस। सिंपल वे देखिए, आई जे के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जे के क्या रहेंगे फिर बोलिए, जे क्रॉस के। हाँ, जे के बाद रहेगा आई, नो डाउट, सिर्फ प्लस या माइनस वो क्लियर करना है। तो ये क्या रहेगा, प्लस। यहां पे फिर के क्रॉस जे अगर रहेगा तो आई ही रहेगा, लेकिन प्लस या माइनस तो माइनस। बस ये दो डायरेक्शन के जो सर्कल यहाँ पे दिखा है वो याद रखिए, आपका क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं दो वेक्टर्स जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, दैट इज आई जे के टर्म्स में है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके देता हूं, और वहां पे मुझे एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलता है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। कौन सा कंसेप्ट है वो, डिटर्मिनेंट। वो अगर आपको आ जाता है तो भरोसा रखिए, वेक्टर प्रोडक्ट की कोई भी कंसेप्ट, कोई भी न्यूमेरिकल आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जरा देखो, if A is equal to AX I cap, BX, सॉरी ये गलत हो गया ना, AY J cap प्लस AZ K cap and B is equal to BX I cap, BY J cap, BZ K cap, BX I cap, BY J cap and BZ और K cap। ठीक है, अगर ऐसा है तो A क्रॉस B क्या रहेगा बोलिए जरा, तो A का लिख दीजिए पहले, क्या है, AX I कैप, AY J कैप, AZ K कैप क्रॉस, हाँ, BX I कैप, BY J कैप, BZ K कैप। अब फिर से वही हमारा बेसिक मेथड मल्टीप्लिकेशन का, एक्स आई कैप से पूरे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ए वाई जे को जे से पूरे ब्रैकेट को, यानी बी एक्स आई कैप को, बी वाई जे कैप को एंड बी जेड के कैप को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। सिमिलरली ए जेड के कैप से इन तीनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लीकेशन। अब कहानी क्या बनेगी जरा देखिए, आई कैप और इधर आई कैप, यानी जब मैं ए एक्स आई कैप से बी एक्स आई कैप को मल्टीप्लाई करूंगा
तो ax bx बाहर रहेंगे, i कैप क्रॉस i कैप इट विल बी 0. क्यों? पैरेलल टू इटसेल्फ, सो पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है. ax i j, i क्रॉस j रहेगा, i क्रॉस j यानी आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सो डेफिनेटली वो रहेगा k कैप. ठीक है. और i k यानी आप कहेंगे सर हम i j k, आप ऐसे नहीं जा सकते भैया, क्लॉकवाइज नहीं जा रहे हैं आप, कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, तो वो रहेगा माइनस j. ये अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हैं तो काफी टाइम तो लगेगा ही, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ाएगा. इसलिए a क्रॉस b अगर a x i यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिए जाए a और b, तो उन्हें हम इस मेथड से नहीं, एक मेथड रहता है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड, उस मेथड से सॉल्व करते हैं. आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. डिटर्मिनेंट से जो आंसर आता है वही यहाँ पे आता है. कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटर्मिनेंट मेथड. ठीक है, जरा देखिए. और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. दिस इज डिटर्मिनेंट मेथड. शायद आपको आता भी होगा, मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट मेथड करके एक मेथड है भी, आपने वहां पर भी ये देखा होगा. तो जरा देखिए, अगर मैं a क्रॉस b कहता हूं तो डिटर्मिनेंट से इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको समझा देता हूं. i j k. अब ये क्या लिखा जाता है, a क्रॉस b या b क्रॉस a, उस पर भी बातें बदल जाती है. अगर a क्रॉस b लिखा यानी a पहले लिखा है तो i j के नीचे i का a का कोई a वेक्टर में जो कोएफिशिएंट था वो क्या था, ax, यहाँ पे क्या था ay, और ये क्या था az. सिमिलरली bx by bz. हाँ, यही बात अगर ऐसा होता कि b क्रॉस a, तो वो भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूं. और इसलिए देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट में कहानी क्या है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं आता है, वो वेक्टर रिवर्स हो जाता है. इसलिए a क्रॉस b लिखा है या b क्रॉस a लिखा है, ये अहमियत रखता है. ठीक है. अब b अगर पहले लिखा है तो डेफिनेटली आप इधर लिखेंगे पहले bx by bz, और यहाँ पे लिखेंगे ax ay bz. क्या आपको ये कंसेप्ट समझा? a क्रॉस b में ax ay az ऊपर. ओके, ठीक, आगे बढ़ो. दो में से एक ही सॉल्व करके देता हूं, दूसरा अपने आप आपको आ जाएगा. अब इधर क्या करते हैं, पहले देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखिए. ये आई कैप जब आप देख रहे हैं, आई कैप जब आप देख रहे हैं तो ये इनको छोड़ दीजिए, यानी ये और ये ऐसे छोड़ दीजिए. फिर ये जो बचा है इनका ऐसे मल्टीप्लिकेशन कीजिए. ए वाई क्या है वो बोलिए, ए वाई बी जेड मल्टीप्लिकेशन, माइनस ये इस तरह से, तो वो क्या है ए जेड बी वाई. बस हो गई बात. क्या आपको ये कंसेप्ट समझा? अगर आपको डिटर्मिनेंट मेथड से आई निकालना है, आई कैप के ब्रैकेट में क्या रहेगा, सो आई जे के वाला वो फिक्स कर देना, और ये रो फिक्स, ये कॉलम फिक्स. ठीक है, ये इस तरह से. फिर जो बचा है उनका मल्टीप्लिकेशन, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड. बी वाई ए जेड बोलो, ए जेड बी वाई बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग. ठीक है, माइनस जे कैप. अब जरा बताइए, जे कैप अगर रहेगा तो ये आई जे के वाला ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो जाएगा, बीच वाली लाइन ये नहीं लेना. फिर जरा बताइए फिर क्या रहा, ए एक्स बी जेड, और सॉरी ये बी एक्स चाहिए, समझे क्या आप? इनका मल्टीप्लिकेशन ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप. अगर मैं लेता हूं तो के कैप लेते समय आपको ये भूल जाना है.
ठीक है, और जो बचा है उनका मल्टीप्लिकेशन, वो अच्छे से लिखता हूं मैं फिर से एक बार, ax ay bx by, ax by मल्टीप्लिकेशन माइनस bx ay, दैट्स इट। सिर्फ यहां पर याद रखना है कि j के समय आपको नेगेटिव लेना है, j के समय क्या लेना है, नेगेटिव, बाकी i और के एज इट इज लिख दीजिए। क्या आपको आएगा, डिटर्मिनेंट जिससे अच्छे से आता है वेक्टर प्रोडक्ट के मैक्सिमम न्यूमेरिकल, वो आराम से सॉल्व कर पाता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसकी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये जितना ज्यादा आपको आएगा, फिजिक्स में तो फायदा होगा ही नो डाउट, प्लस मैथमेटिक्स में भी फायदा होगा, ठीक, ओके। एक बार मैं वो आई कैप जे कैप का समझा देता हूं, कैसे जरा देखिए। अगर ऐसा होता है कि आई कैप लेना है आपको, तो ये आई जे के तो छोड़ ही दीजिए, ये ऐसे, फिर क्या बचा, जो बचा उनका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या, एक बार ऐसे ऐसे माइनस इस तरह, सो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, फिर माइनस जे लिख देना, जे लिख दिया तो ये बीच वाला टर्म और आई जे कैंसिल, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स, समझेगा, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है, इतना भी वो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अभी। कॉमन एग्जाम्पल्स कौन से है वेक्टर में, जैसे डॉट प्रोडक्ट में आपको अगर याद होगा तो मैंने कॉमन एग्जाम्पल बोले थे, वर्क डन, मैकेनिकल पावर, पोटेंशियल एनर्जी एंड फ्लक्स, ठीक है। सिमिलरली इन दिस केस, अब यहाँ पे जो क्वांटिटीज है जो क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं या वेक्टर में आते हैं, जनरली वो एक्सियल वेक्टर है, जनरली वो क्या है, एक्सियल वेक्टर, और उसका एग्जांपल है टॉर्क, टॉर्क का नोटेशन है टॉर्क, अब वो वेक्टर है तो आप ऐसे लिखेंगे r क्रॉस f, r इज मोमेंट आर्म और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जब टॉर्क हम डिफाइन करेंगे रोटेशनल मोशन केस में, f या फोर्स केस में, f यानी फोर्स, ठीक है। देखो r क्रॉस f है वो, हाँ, अगर आप f क्रॉस r लिखते तो आप जानते हैं कि ये टॉर्क नहीं माइनस ऑफ टॉर्क है, ठीक है। सो ये बात याद रखिए यहाँ पर, वर्क डन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, कुछ भी बोलो बात बन जाती थी। टॉर्क में ऐसे नहीं, r क्रॉस है, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, तो ये अच्छे से हम अगर ध्यान देते हैं, दिक्कत कोई नहीं, अच्छे से अगर केयरफुली उसे देखते तो ये आ जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है, दैट इज L, और फॉर्मूला है R क्रॉस P, where R is again moment arm or perpendicular distance and P is linear momentum. Linear motion, rotational motion, linear motion, rotational motion, ऐसा कंसेप्ट है वो हम linear motion का पार्ट आएगा आगे चलकर, हमें काइनेमेटिक्स जब डिस्कस कर रहे हैं वहां पे ये बात आती है, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट, सो वो रहता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, टॉर्क क्या है, r पहले f बाद में, यहाँ पे ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी पहले r बाद में, तो ये और ये आपको कैसे आप याद रखते हैं वो एक बार अच्छे से टेक्निकली सोचिए और ये याद रखिए, क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल्स आते ही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिर से लीनियर एंड
एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के बाद क्या है यहाँ एक्सेलरेशन, और वो रहता है अल्फा क्रॉस आर, वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आर इज अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ओके, ये याद रखिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही में अगर ऐसा होता है कि इफ वेक्टर ए एंड बी represents adjacent sides of parallelogram, then ये जरूरी है, then area of parallelogram is A क्रॉस B और उसका मॉड। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर ऐसा होता है कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स, यानी मेरे वेक्टर्स A एंड B है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, दैट इज I J K के टर्म्स में है। अगर ऐसा होता है तो उस पैरेललोग्राम का एरिया यानी A क्रॉस B कर लेना और उनका क्या कर लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक है। अब एक और ना, जैसे ये पैरेललोग्राम का एरिया निकाला आपने, वैसे ही इफ A and B represents adjacent sides of a triangle, then area of triangle is half of A cross B. Come on, यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेना, फिर मैग्नीट्यूड निकालना एंड हाफ से मल्टीप्लाई करना, तो बेटा आंसर। ओके, देखो, टॉर्क, बाद में एंगुलर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट, पैरेललोग्राम का एरिया एंड ट्रायंगल का एरिया, दैट्स इट। ठीक, एग्जांपल्स देखते हैं 2-3 और फिर रुक जाते हैं। चलिए, यहां पर उससे पहले मैं 2 पॉइंट बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ये कहा जाए कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, क्या कहा जाए आपको? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? A क्रॉस B, तो वो हमेशा याद रखिए कि वो रहता है A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B का मॉड। सिंपल सी बात है, A क्रॉस B की जगह अगर ऐसा होता सिर्फ A, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A, क्या करते आप बोलिए? मॉड ऑफ A, सॉरी, वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A। सिमिलरली A क्रॉस B के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो क्या करना पड़ेगा? A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B, दैट्स इट। ठीक है, साथ ही में ये है पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट, इफ A, B and C are coplanar vectors, ये कोप्लेनर वेक्टर्स अगर है तो आप हमेशा याद रखिए 100% A डॉट B क्रॉस C कीजिए, या फिर B डॉट A क्रॉस C कीजिए, या फिर C डॉट A क्रॉस B कीजिए, वो 0 आएगा। वो क्या आएगा? 0। ठीक है, क्या आने वाला है? वो 0। ठीक है, इसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर, एंड दैट कम्स टू 0। यानी 3 वेक्टर्स दिए जाए, किसी 2 का क्रॉस प्रोडक्ट करो, और वो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तीसरे के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, किसी 2 का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट, वो अगर 0 आता है
तो वो तीनों की तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। तीनों की तीनों कैसे है? कोप्लेनर। हाँ, अगर आपको कहा जाए कि ट्राइंगल की 3 साइड्स यानी 3 वेक्टर दिए ए बी सी और वो भी आई जे के टर्म्स में, और कहा जाए कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या कौन सा है बताइए, तो आप हमेशा याद रखिए ए डॉट बी लेना, बी डॉट सी लेना, ऐसे दोनों के दो के पेयर लेके क्या करना, डॉट प्रोडक्ट लेना। अगर डॉट प्रोडक्ट किसी एक का अगर 0 आ जाए तो 100% वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट क्या है बोलिए? दो ए बी सी 3 वेक्टर देंगे आई जे के, किसी दो का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। 0 आएगा तो वो परपेंडिकुलर रहेंगे। राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर तो रहना ना दो साइड। कोप्लेनर यानी ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट मस्ट बी 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर रुक जाते हैं। टिपिकल एग्जांपल्स। ठीक है, जरा देखिए। फर्स्ट, if f is equal to I cap 2j cap plus 3 cap and r is equal to I minus 3k, find torque, या फिर फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जरा देखो कैसे करेंगे। अब टॉर्क, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्या आप ये नहीं जानते कि क्रॉस प्रोडक्ट यानी आप डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट लेना है। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर, वो क्लियर करना पड़ेगा पहले। जानते हैं आप आर क्रॉस एफ क्रॉस आर लेते ना तो जो आएगा, और आर क्रॉस एफ से जो आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन में 2 नजर आएगा। ठीक है, हाँ 2 नहीं रहे तो फिर आपका किस्मत, 2 रहे तो फिर। इसीलिए एग्जैक्ट मालूम होना जरूरी है कि वो आर क्रॉस एफ है, और वो फिर मैं ऐसे लिखूंगा आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, देखो अब बोलो पहले आर, ये आर, जे नहीं है, जे नहीं है तो उसका क्या रहेगा 0, ये है 1, ये है -3। ओके 1 2 3, क्या आपको ये कंसेप्ट समझे? हाँ, अब आई कैप ये छोड़ दिया मैंने, 0 × 3 0 रहेगा, -3 × 2, -3 × 2 कितना रहता है वो बोलिए, -6, और 0 -6 हो रहा था, सो 0 माइनस ऑफ 6। समझे क्या वो? अरे पहले कंसेप्ट में माइनस है और इसकी वजह से माइनस का माइनस प्लस रहेगा। जे में छोड़िए, जे में क्या करेंगे, ये मिडल वाला टर्म छूट गया। 1 × 3 सो 3, माइनस 3 × 1 क्या, -3 क्या रहेगा, -3, सो ये -3 प्लस के बार 2 × 1 और ये 0, तो 0 माइनस करने की जरूरत नहीं। ये क्या रहेगा, +6 आई क्या, -3 कितना, -3 माइनस, ये प्लस रहेगा और ये 6 बनेगा, लेकिन ये माइनस है तो ये -6j, ये कैंसिल नहीं करना भैया। हाँ, प्लस ये क्या हुआ, r क्रॉस f। ठीक है, f क्रॉस आ रहा था ना, तो ये क्या था, -6i प्लस 6j -2k। नेगेटिव वेक्टर होता हुआ, नेगेटिव यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, आपको अगर मॉड निकालना है, मॉड तो मुझे आ ही जाता है, बोलो 6 का स्क्वायर 36, फिर से 36 और ये 4, कितना हो, √of 76, वॉट एवर मे बी यूनिट हो। ठीक है, आंसर क्लियर। ओके, की पॉइंट कौन सा, डिटरमिनेंट। एक एग्जांपल लेते हैं और जाते हैं, जरा देखिए एग्जांपल क्या है।
एग्जांपल लेते हैं। If adjacent sides of a triangle are represented by like this, I minus 2j minus k cap and b is equal to 2i plus k. Find the area of triangle. Find the area of what? Triangle. Triangle का area find out कीजिए. Area of triangle. What we have to find out here? Area of triangle. Area of triangle क्या है जरा बताइए मुझे. Area of triangle है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, a क्रॉस b करना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं पहले a क्रॉस b निकाल लेता हूँ. अब यहाँ पे आप a क्रॉस b कीजिए या फिर b क्रॉस a कीजिए. यहाँ पर आपको कितना स्पेस है कि आप वो कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि बाद में मुझे मॉड ही लेना है, बाद में मॉड लेना है. मॉड तो प्लस का भी प्लस ही आना है, माइनस का भी माइनस आना है. ठीक है, तो a क्रॉस b i j k, ए का ए लिखा है आपने 1 माइनस 2 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 2 माइनस, और ये क्या है 2 3 1 2 3 1. दैट्स इट. आई. अब आप बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा. आई है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये रहेगा माइनस 2 माइनस माइनस ये प्लस होगा. अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखते हैं. ठीक है, माइनस जे. माइनस जे में कौन सी बात छोड़नी पड़ेगी मुझे बोलिए. ये छोड़ना पड़ेगा, तो 1 इंटू 1 1 माइनस, और ये माइनस रहेगा तो प्लस बनेगा. ठीक है, प्लस के. के यानी ये छोड़ दीजिए तो 3 माइनस माइनस प्लस 4. जरा बताओ क्या रहेगा. आई क्या 3 माइनस, ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि एक गड़बड़ी यानी 5 मार्क्स का लॉस होता है. 4 वो जो मिलने वाले थे, और एक अगर गलत ऑप्शन पर टिक कर दिए तो -1 होगा ना. तो 4 और ये 5 मार्क का लॉस होता है. तो गड़बड़ी नहीं कीजिए प्लीज. नेक्स्ट वन फिर. एरिया ऑफ ट्राइंगल एज वी नो हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. हाफ लिख देता हूँ, इसका मॉड मैं निकाल सकता हूँ. पहले ऐसे निकाल लीजिए. 1 का स्क्वायर 1, ये 9 10 बनेंगे, और ये 49 10 और 49 59. सो रूट 59 आंसर. ठीक है, ओके. दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट. यहाँ पर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, इस पर ध्यान देना. हालांकि जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी वैसे एग्जाम्पल में नहीं देते हैं तो चलेगा. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे याद रखिए अच्छे से. दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. यहाँ पे पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमने क्या किया है, इन कर दिया है. ठीक, चलिए रुक जाते हैं. थैंक यू.